देख रहे हो मेट्रो न्यूज पिंच। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज पिंच में। मैं हूं आपके साथ सुषमा विश्वकर्मा। दुबई में फंसे 164 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो गई है और इस मिशन में अहम भूमिका निभाई है शिवसेना और शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने। खास बात यह है कि अपोजिशन ने भी इस कदम की जमकर सराहना की है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल जी। मुर्जी पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सर, ये जो 164 भारतीय जो फंसे थे दुबई में, तो इनको बचाने की पहल कैसे शुरू हुई? महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे साहब ने उन तक ये बात पहुंची, और जब शिंदे साहब के कान में कोई भी ऐसी मुश्किल की बात पहुंचती है तो सबसे आगे आने वाले महाराष्ट्र के एकमेव नेता है जो एकनाथ शिंदे साहब। उन्हें अपने खुद के खर्चे से 2 फ्लाइट वहाँ पे भेजकर 164 लोगों को मुंबई में लाना, ये सारा खर्च उन्होंने अपने खर्चे से किया हुआ है। और उसमें स्कूली बच्चे थे पूना के इंदिरा गांधी कॉलेज के, और सीनियर सिटीजन लोग थे। तो इतने लोगों ने सराहना शिंदे साहब की, क्योंकि वहाँ फंसे हुए थे। सारी यंत्रणा शिंदे साहब ने अपने 100 खर्चे से की है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में एकमेव नेता ऐसा है जो अपने खुद के खर्चे से ये सारी चीज़ें करता है। चाहे वो श्रीनगर की घटना हो, ऐसी बहुत घटनाओं में एकनाथ शिंदे साहब हमेशा आगे रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब का हाथ हमेशा आगे ही रहता है। तो मैं आपके माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे नेता के साथ हम काम करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो। जी सर, हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी एक अहम भूमिका निभाई है इस मिशन में। तो किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? देखो, वहाँ से हमारे लोगों ने सभी को कांटेक्ट किया, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए और सबको एक जगह पे जमा करके पहले एक फ़्लाइट निकली, फिर दूसरी फ़्लाइट निकली, और सारी लिस्ट यहाँ पे हमको भेजी गई। वहाँ से यहाँ हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े थे, हमको सब बताया गया कि ये पुणे के लोग इतने हैं, इतने लातूर के लोग हैं, इतने नवी मुंबई के हैं, इतने मुंबई के हैं। तो हमने सारी बसेस गाड़ियाँ की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी थी, और हमने घर तक पहुँचाने की सुविधा एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम सभी शिवसैनिकों ने वहाँ पे की। और एयरपोर्ट पे मैं स्वयं खड़ा था, और लोग जो आ रहे थे, लोगों में जो खुशियाँ एक देखने मिली, और एकनाथ शिंदे साहब को भगवान का दर्जा वो लोग दे रहे थे कि मुसीबत के टाइम एकनाथ शिंदे साहब हमारे साथ खड़े रहे। खाली खड़े नहीं रहे, एक एक लोगों से मोबाइल के जरिए शिंदे साहब ने खुद फेस टाइम से बात किया, वीडियो कॉल से, और उनको आश्वासन दिया कि कल तक हम मुंबई में आपको लाया जाएगा, और 24 घंटे के अंदर सबको मुंबई में लाने का काम हमारे नेता माननीय एकनाथराव शिंदे साहब ने किया। दुबई प्रशासन और सरकार के बीच किस तरह से समन्वय हुआ? देखो, दुबई प्रशासन, हमारी टीम एक लगी हुई थी, कुछ हमारे सर के जो OST वगैरह है उनको भी इस काम में लगाया गया था। तो वो सारी चीज़ एयरपोर्ट से जो उनकी यंत्रणा है उनसे कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। कुछ लोग जो प्रवासियों के साथ या उनके संपर्क में थे, तो सारी टीम वहाँ लगी हुई थी। बाकी हमारी टीम यहाँ एयरपोर्ट पे आने के बाद की हमारी जो जवाबदारी थी वो सब हमारी टीम, मेरे नेतृत्व में हम लोग थे। जी, तो अभी भी कई लोग फंसे होंगे, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? देखो, अभी भी जो हमारे पास फ़ोन आते हैं, तो हमारे वहाँ कुछ 1-2 लोग हैं, तो हम यहाँ से उनको उनका एड्रेस वगैरह भेजते हैं, उनका नाम भेजते हैं। तो हमारा लोग वहाँ से उनका संपर्क करते हैं और उनको यहाँ आने की सुविधा करके दे रहे हैं। लेकिन अभी फ्लाइट चालू हो जाने की वजह से लगभग सब लोग आ चुके हैं। जी, और विपक्ष ने भी काफ़ी सराहना की है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखो, एकनाथ शिंदे साहब एक देव मानुष, वैसे एक उदार दिल नेता है, तो कहीं ना कहीं विरोधी पक्ष नेता को भी ये दिख रही है, बातें समझ में आ रही है। उन्होंने सराहना की, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कि खाली विरोध करके विरोध नहीं होता है, जो अच्छा काम करके उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, और अगर उन्होंने की होती तो बहुत बड़ा दिल उन्होंने भी दिखाया। दुबई से जो लोग लौटे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
दुबई से जो लोग लौटे हैं उनको मैं रूबरू एयरपोर्ट पर सबसे मिला हूँ, सबको शुभकामना दिया कि आप सुखरूप यहाँ पे आ गए। तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट था, अभी वो दिमाग में वो चीज़ से निकाल कर हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सब लोग एकदम फिट थे, सबसे रूबरू मिला मैं, सबसे बातचीत किया, उनके पेरेंट्स से भी बात किया, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह एयरपोर्ट पे लेने आए थे सबसे हमने बात किया और अच्छे से उनको घर तक पहुंचाने की सुविधा हमने की थी। महाराष्ट्र बजट 2026 को सरकार ऐतिहासिक बता रही है, तो आपके क्या विचार हैं इस पर? बिल्कुल ऐतिहासिक बजट कल ही हम सब के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र की जनता के सामने रखा है और ये बजट सर्वसामान्य महाराष्ट्र की जनता के लिए अहम बजट है। सभी क्षेत्र को, सभी समाज को, सभी विभाग को उसमें केंद्रित किया है और सबको न्याय देने की भूमिका इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। किसानों के लिए क्या खास है इस बजट में? देखो, हर चीज़ के लिए रखा है, किसानी को लिए रखा है, छोटे व्यापारियों के लिए रखा है, बड़े व्यापारियों के लिए रखा है, आम जनता के लिए रखा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, साधारण लोग हैं, सबके लिए इस बजट में अच्छी भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार ने इस बार अच्छा बजट लाया है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से उनको अभिनंदन देना चाहता हूँ। यूपीटी ने कहा कि माझी लाडकी बहन जो योजना है वो बंद हो जाएगी और सरकार कह रही है योजना चालू रहेगी, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, हर मीटिंग में हमारी बात होती है। माननीय एकनाथराव शिंदे साहब और देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने वचन दिया है कि जब तक महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में रहेगी तब तक लाडली बहन योजना कभी कतई बंद नहीं होगी। उन्होंने बहनों को आश्वासन भी दिया है और मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में जब तक है तब तक ये बजट, ये लाडली बहन योजना शुरू रहेगी। जी सर, योजना तो बंद नहीं होगी, बट गड़बड़ी की खबरें आई थी। ये बताया जा रहा था कि कुछ ये योजना जो है महिलाओं के लिए है, पर इसमें 14,000 जो है पुरुष ने इस योजना का लाभ उठाया है, तो इस तरह की गड़बड़ी आगे ना हो, इस पर सरकार क्या कर रही है? देखो, गड़बड़ियाँ शुरुआत में कुछ हुई थी, उनको सब वो पारदर्शी करने के लिए पूरी महाराष्ट्र की यंत्रणा उसके बीच पीछे लगी थी और उनको क्लियर करने में महाराष्ट्र सरकार यशस्वी रही है। कहीं जो पुरुष आ गए थे उनको निकाल दिया गया, कहीं जो लाभार्थी, जो माताएं बहनें लाभार्थी है, उनका अगर हिस्सा कोई लेना चाहते तो कतई महाराष्ट्र की सरकार उसको माफ़ नहीं करेगी। अभी सब व्यवस्थित हो चुका है और सभी बहनों को अच्छे से उनका हर महीना उसका ये पेमेंट जा रहा है। आप अंधेरी ईस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो, इस इलाके की सबसे बड़ी ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में अंधेरी पूर्व में मेट्रो के 6 स्टेशन आते हैं। 3 मेट्रो हमको लगती है, अंडरग्राउंड मेट्रो शिफ्ट टू कोलाबा, घाटकोपर टू वर्सोवा, गुंदेवली टू दहिसर, ऐसी 3 मेट्रो का संगम इस अंधेरी पूर्व विधानसभा को होता है। हमारे यहाँ MIDC बहुत बड़े पैमाने में है, मुंबई में एक में वो MIDC है, हमारे यहाँ सिफ्ट से है, हमारा इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा है। तो करीबन 6 लाख लोग बाहर से रोजगार के लिए, अपने बिजनेस के लिए इस अंधेरी क्षेत्र में आते हैं। तो इसके लिए ट्रैफिक की समस्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। उसके उपाय योजना में हम 18 DP रोड जो खोल रहे हैं। DP रोड मतलब जो इंटरनल रोड होते हैं, उसके ऊपर जो स्लम है, जो रूम्स है, उनको शिफ्ट अंधेरी में ही हम लोग कर रहे हैं कि उनका भी राशन की दुकान यहाँ पे रहती है, उनके बच्चे की पढ़ाई यहाँ होती है, इसके लिए उनको बाहर नहीं भेज रहे हैं, उनको अंधेरी में शिफ्ट करा के वो DP रोड खोलने का प्रक्रिया हमारा शुरू है। बहुत जल्दी 18 DP रोड खुल जाएंगे और अंधेरी की समस्या ट्रैफिक की वो कम हो जाएगी। जी सर, ट्रैफिक की समस्या शायद थोड़ी कम हो जाए, बट बारिश मानसून आते ही जल भराव जो एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, तो इस पर क्या काम किया जाए? देखो, ये हमारे यहाँ अंधेरी सबवे जो हर साल पानी में हम उसका नुकसान अंधेरी करो को होता है, तो अंधेरी सबवे के लिए अभी ही गए हफ्ते में अधिवेशन में हमने लक्ष्य वेदी लगाई थी।
तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है हमको कि 2 महीने के अंदर टेंडर निकालकर ये अंधेरी सबवे का काम शुरू करेंगे। उसका टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगभग 1-2 साल में ये समस्या भी हल मुंबई महानगर पालिका कर रही है। मेरे को लिखित आश्वासन और माननीय मंत्री जी ने अधिवेशन में हाउस में रिकॉर्ड पे वो जो अंधेरी सबवे का विषय वो लाया है और 2 महीने के अंदर उसका काम शुरू होगा। बांग्लादेशी जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर क्या ठोस कार्रवाई की जा रही है? देखो, मुंबई सीपी माननीय देवेंद्र भारती जी खुद इस विषय को ध्यान में रखे हुए हैं। सभी पुलिस स्टेशन को इस विषय पे अवगत कराया गया है और जहाँ से बांग्लादेशी मिल रहे हर पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ अंधेरी में बांग्लादेशी मुक्त अंधेरी करने का हमने एक अभियान चलाया था। उसमें करीबन 300-350 लोग को 3 पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने अरेस्ट करके कार्रवाई की है। उसमें पौई पुलिस स्टेशन है, MIDC पुलिस स्टेशन है, अंधेरी पुलिस स्टेशन। तो अभी लगभग हमारे यहाँ तो कोई बांग्लादेशी बचा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। फर्जी दस्तावेज बनाकर भी ये रह रहे थे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? देखो, फर्जी दस्तावेज, फर्जी पासपोर्ट हो, फर्जी आधार कार्ड हो, फर्जी पैन कार्ड हो, ऐसे काफ़ी चीज़ फर्जी पुलिस के हाथ में लगी है और पुलिस उसके ऊपर एक्शन भी ले रही है। तो जो बनवाने वाला है उससे ज़्यादा गुनहगार जो उसको बना के देने वाला है। तो पुलिस दोनों के ऊपर कार्यवाही कर रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पहले सरकार ने फेरी वालों को इस्तेमाल किया और अब उनको बांग्लादेशी बता रही है। देखो, विपक्ष का क्या एजेंडा है किसी को समझ में नहीं आता है। ऐसे किसी को तो हम बांग्लादेशी बना नहीं सकते। अगर इंडियन नागरिक है, भारत के नागरिक है, तो उनको बांग्लादेशी आप कैसे बना सकते हो? विपक्ष को कुछ भी आरोप लगाना है। विपक्ष की जब सरकार थी तब खुलेआम बांग्लादेशी उनके राज्य में ही यहाँ पे आए हैं और अब भी माननीय देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में उनको वापस भेजा जाए, बाहर निकाला जा रहा है। तो मायावती की सरकार है और हम काम करने वाले में से लोग हैं, इसके लिए हमको बार बार चुन के देते हैं। अब मुंबई महानगर पालिका देखो, विपक्ष उसके बारे में नहीं बोलेंगे कि हम हार गए, हमारा महापौर नहीं बैठा। आपने चुनाव के टाइम उनकी भाषा सुनी होगी, जातिवाद में बांटने का, मुंबई शहर महाराष्ट्र अलग हो जाएगा। ये सारी गलतफहमियां जो लोगों के बीच में डालने की कोशिश विपक्ष ने की है, जनता ने बिल्कुल उनको नकारा गया है और जनता मायावती के साथ है। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी अभी से नहीं, बहुत पहले से ही यहाँ रह रहे हैं, तो इसकी जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं हुई पहले? देखो, तभी तो इतने ज़्यादा मात्रा में हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि एक दिन में तो ये सब आए नहीं होंगे। तो पहले सरकार ने कुछ नहीं किया था। पिछले 20-25 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, वो ये लोग उनको खत पानी डालने वाले में से थे कि माइनॉरिटी के लोग जो उनको वोटिंग करते हैं इसके लिए उनको रखते थे। लेकिन कतई भारत की जनता उनको सहन नहीं करेगी, मुंबई तो कभी भी नहीं करेगा। एक एक को ढूंढ के मुंबई पुलिस उनको पकड़कर उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है। जी सर, हॉकर्स की जो है समस्या वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, इस पर आपके क्या विचार है? देखो, हॉकर्स जो जेन्युइन हॉकर्स है, जिसके पास लाइसेंस है, जो रजिस्टर है, उनको कहीं ना कहीं बैठने देना चाहिए। उनके लिए हॉकर्स जोन बनाना चाहिए। मुंबई महानगर पालिका के पास असंख्य प्लॉट पड़े हुए हैं जिसका कोई पूछने वाला भी नहीं। ऐसे प्लॉट में हॉकर जोन बनाकर फुटपाथ क्लियर करोगे तो ट्रैफिक भी कम होगी, फुटपाथ लोगों को चलने में भी काम आएगा और हॉकर्स लोगों को अपना बिजनेस करने का एक स्पॉट मिल जाएगा, तो वो भी बेरोजगार नहीं होंगे। ऐसी सुविधा आने वाले दिनों में आपको मुंबई शहर में दिखेगी। मुंबई में हमारा महापौर बैठ गया है, हमारी सरकार महानगर पालिका में आई है। इस विषय में मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। कांदीवली इस लोखंडवाला में हॉकर्स ने जो है BMC पर अटैक कर दिया कल, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये गलत है। कहीं ना कहीं आप सरकारी अधिकारी के ऊपर एक्शन का रिएक्शन करोगे तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। और कोई भी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाना या उनको सही ढंग से बर्ताव न करना, ये हॉकर्स वालों को भी गलती है, ये नहीं करना चाहिए। हमको अगर कोई अधिकारी ने गलत कर दिया तो उससे बात करके इसमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए।
मारामारी झगड़ा ये सॉल्यूशन नहीं है। और अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको उसको सहयोग करना चाहिए। तो मेरा हॉकर्स वाले को भी विनती है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप जेन्युइन है, आपके पास रजिस्टर में नाम है, आपके पास हॉकर्स का सर्टिफिकेट है, तो आपको कोई तकलीफ देगा नहीं। लेकिन आप एक सर्टिफिकेट 10-10 लगा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मुंबई की जनता के लिए फुटपाथ खुला रखना चाहिए, लेकिन आपका हॉकर्स का जोन ये मुंबई महानगर पालिका को उनको भी बना के देना चाहिए, ये मेरी भूमिका है। तो क्या इस पर विचार किया जा रहा है, अलग से जोन बनाने के लिए? बिल्कुल किया जा रहा है। कल महापौर से मेरी बात हुई, महापौर महोदय कल हमको मिले थे, उनको हमने यही बताया। हमारे यहाँ कल प्रभाग समिति का चुनाव था तो महापौर आए थे, हम लोग आधा घंटा चर्चा कर रहे थे कि मुंबई शहर में मुंबई महानगर पालिका के जो प्लॉट है उसमें कुछ प्लॉट पार्किंग का लोड करना चाहिए, कुछ प्लॉट पे हॉकर्स जोन बनाना चाहिए। तो एक पार्किंग की भी मुंबई में समस्या थोड़ी ख़त्म हो जाएगी और हॉकर्स जोन बन जाएंगे तो फुटपाथ लोगों के लिए खुला मिलेगा। तो विपक्ष के आरोप के बीच आप मुंबई वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुंबई वासियों को मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि 25 साल के बाद महायुति का महापौर, भारतीय जनता पार्टी का महापौर और शिवसेना के समर्थन से बैठा है। मुंबई की जनता ने जो महायुति के ऊपर भरोसा दिखाया है, भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई महानगर पालिका आपको दिखेगी और मुंबई का विकास भी आपको दिखेगा, क्योंकि हमारे पास विजन है। मुंबई में एक टीम बैठेगी और वो विकास के बारे में, मुंबईकरों को क्या सुविधा दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेगी और आगे काम करेगी। मुस्लिम समाज जो है वो भी सरकार से काफ़ी उम्मीदें रख रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, सरकार में हिंदू मुस्लिम इस से सब सरकार सबके लिए होती है। जो समाज के लोग कुछ आशा रखते होंगे तो सरकार पूरा करेगी, जरूर उनको पूरा करेगी। अजीत दादा के स्मारक बनाने की बात हो रही है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? महायुति का पूरा समर्थन है, अजीत दादा को समर्थन। ये अजीत दादा के साथ पूरी महायुति खड़ी है। तो अगर उनका स्टैचू बनता है तो कहाँ बनेगा सर? स्टैचू बनता है तो उनके फैमिली से बात करेंगे, उनके परिवार से बात करेंगे। अतः सुनेत्रा ताई खुद उप मुख्यमंत्री है, वो जहाँ बोले वहाँ महायुति की सरकार उनके साथ खड़ी रही। सर, 17 बच्चों को जो बंधक बना लिया गया था, ये क्या है पूरा मामला? ये आपने एक अहम भूमिका निभाई थी बच्चों को बचाने में। 17 बच्चों को यहाँ पौवे में जो बंधन बना गया था, तभी मैं मेरी कार्यालय में बैठा था, हमको ऐसा पता चला कि यहाँ ऐसा हो गया है। मैं मेरी पूरी टीम लेके वहाँ पहुँचा, तब तक 17 बच्चों को बाहर निकाला गया था और वो उनका डेथ हो चुका था, जो आर्यन थे। 17 बच्चों को बस में लेकर हमने सेवन हिल हॉस्पिटल में लाए थे। सेवन हिल हॉस्पिटल में उनका इलाज किया, उनका 17 के 17 बच्चों का टेस्ट किया। पूरे उनके परिवार वाले तब तक आ चुके थे। वहाँ करीबन 3 घंटा सभी बच्चों के साथ खाना नाश्ता सब किया, उनसे बात किया और बस में उनको घर तक पहुँचाने की सुविधा शिंदे साहब के नेतृत्व में तभी हमने की थी। तो सर, इस तरह की जो स्थिति थी, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है इसका? देखो, अभी वो विषय क्या था, वो आदमी का थोड़ा माइंड का विषय था, वो तो आपके सामने जो आया हो। लेकिन होने के बाद जो बच्चे हमारे ताबे में आए, हमारे संपर्क में आए, तभी सेवन हिल हॉस्पिटल में हम करीबन 3-4 घंटा वहाँ रुके। सबका नाम पता एड्रेस सब पेरेंट्स आ गए, सबसे मिलाना, बच्चों के अंदर जो दिमाग में असर हुआ था उसको बाहर निकाल कर बच्चों को वापस उनको सब भूलना और आगे उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत कराना, वो सब 3-4 घंटे का जो विषय था वो हमने किया। वहाँ मीडिया के भाई भी बाहर थे और बच्चे के साथ नाश्ता खाना, उनको जो चाहिए वो सब व्यवस्था हमने सेवन हिल में रखी थी और बच्चे सब ठीक थे। वापस घर पहुँचने के बाद सभी बच्चों से मैंने बात की, सभी बच्चे घर पे खुश थे, स्कूल जाना शुरू हो गया था। तो एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था, वो निकल गया और हम भगवान से प्रार्थना करते हमारे बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। मुंबई जैसे सुरक्षित शहर में इस तरह की घटना का होना, क्या आपको लगता है कि बच्चों को लेकर कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है? देखो, बच्चे के लिए कानून व्यवस्था अपनी अच्छी है, लेकिन ये बच्चों को अलग बातों करके उनको पेरेंट्स में विश्वास में लेके
कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है, हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने बच्चे हाँ कहाँ जा रहे हैं, उसके ऊपर पेरेंट्स की भी नज़र रहनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसको समर्थन नहीं, लेकिन जो हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ है। और कानून व्यवस्था स्ट्रिक्ट तो अपनी है ही। अभी स्कूलों में आप देख रहे हो, स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे कंपलसरी हो चुके हैं। बच्चे लोग में गर्ल्स टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट का अलग अलग सुविधा महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है। तो ये सारी चीज़ सरकार अपने लिए कर ही रही है बच्चों के लिए, लेकिन जितनी सरकार की जवाबदारी उतनी बच्चे के पेरेंट्स की भी है कि अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखें। हम कभी स्कूल जा रहे हैं, कब आ रहे हो, किसके साथ संपर्क में, ये सारी चीज़ पेरेंट्स की भी एक जवाबदारी होती है और सरकार की जवाबदारी तो है ही। युवाओं में जो है कि ड्रग्स की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है? बिल्कुल, ड्रग्स के बारे में देखो, अधिवेशन अभी महाराष्ट्र सरकार का चालू है, उसमें हर दिन ड्रग्स के ऊपर चर्चा होती है। ये आपकी एकदम बात सही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रही है और मुंबई पुलिस सतर्क है, जहाँ मिलते हैं उनको उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। ऐसा हम कहीं कहीं पान की दुकानों पे कुछ ये हुआ, कहीं स्लम एरिया ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा बिक्री हो रही थी। हमने तो यहाँ हमारे यहाँ पवई का एक भाग है, फिल्टर पाड़ा, ये वो जो पट्टा है, वहाँ एक दो जगह पे काफ़ी मात्रा में ड्रग्स के लोग पकड़े। जोगेश्वरी में भी ऐसा हुआ। तो जहाँ जहाँ ये करने वाले इसके ऊपर सख्त पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें भी कायदा, कुछ कड़क कायदा करने की अधिवेशन में हमने मांग रखी है। महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। अगर आपके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि मिलती है तो आप किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? देखो, कार्यवाही मतलब हम तो जहाँ जिस घर में या जिस शॉप में मिलता है उसको सील करना चाहिए और वो पुलिस कर रही है। और उसके खोल तक, आगे तक जाना, ये सामान कहाँ से आता है, उसको कौन सप्लाई करता है और कौन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पूरी लिंक जब हम पकड़ेंगे तभी ये कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। मुझे पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने खूब के खूब लिए और हमें धन्यवाद। इतनी अहम जानकारी देने के लिए। आप देख रहे हो मेट्रो न्यूज पिंच।